पीछा देख रही है भाई, तेरी मर्जी है, जो करेंगे हम कर लेंगे। अच्छा, तो बालक बच्चा मार देगा तू? हमने देख लिया, बस हमने तेरे को बताना चाह रहे हैं, हमने नहीं, फिर हम क्या करेंगे किसके लिए। सोचो, आप सुबह उठते हैं और आपके पास एक मैसेज आता है, आप मेल बॉक्स खोलते हैं, उसमें लिखा होता है 5 करोड़ लोग वरना मौत है, और उसके नीचे सिर्फ 2 शब्द, भाव गैंग। जी हाँ, ये धमकी मिली मशहूर यूट्यूबर सौरभ जोशी को। पूरा परिवार डर से कांप उठा। यहीं से सवाल उठा, आखिर कौन है भाव गैंग और कौन है खौफ का दूसरा नाम, जिसने सौरभ जोशी वैसे आदमी को धमकी दे जा। जी हाँ, आज हम उसी वक्त आदमी की कहानी सुनाने वाले हैं, उसी शख्स की कहानी सुनाने वाले हैं कि आखिर भाव, हिमांशु भाव है कौन, कौन इसका इनको ऑपरेट करता है और कैसे इसका अप्रूवमेंट हुआ और कैसे इसका जन्म हुआ। बात करेंगे हरियाणा के रोहतक जिले में गाँव है रितौली, वहाँ पे जन्म हुआ हिमांशु का। बचपन मासूम था, सपने छोटे थे, लेकिन मोहल्ले में गुटबाजी शुरू हो गई थी। दबंगई में पड़ चुका था हिमांशु। बड़ा होते होते उसने लड़ाई झगड़े चोरी लूटपाट सब तरह के काम करने लगा। 17 साल का होते होते भाव ने बंदूक चला दी, फायरिंग हुई, पुलिस ने पकड़ा और उसे जुगना लेकिन भाव रुका नहीं, वहाँ से ही बाहर निकला। तभी से पैदा हुआ एक नया नाम, हिमांशु बन गया भाव। धीरे धीरे इसके गैंग ने एनसीआर में बड़ी पहचान बना ली। उसने अपने गैंग का नया नाम रखा भाव गैंग सिंस 2020। इस गैंग को लोगों को मौत का प्रतीक माना जाने लगा। इसने 2 बंदूकें और लाल रंग इसका सिंबल था। भाव ने अब बड़ा गैंगस्टर बनने की सोच ली थी। नीरज पवाना जैसे गैंगस्टर से अब इसने हाथ मिला लिया। अब भाव दिल्ली एनसीआर का बड़ा डॉन बन चुका था और खौफ की घंटी बन चुका था। अब बात करते हैं भाव ने क्या क्या क्राइम किए और कैसे कहानी बन किया। भाव अब रुकने वाला नहीं था। भाव को मालूम था अब उसकी राहें खौफ की तरफ जा रही है, हत्या की तरफ, मर्डर की तरफ, जो अब रुकने वाली नहीं है। भाव ने पहला शिकार बनाया मोहित टागर को, पश्चिमी दिल्ली का मोहन गार्डन। मोहित टागर अपने गार्डन में खड़ा था, लेकिन अचानक से गोलियां गूंज उठी। सामने से 2 बाइक सवार आए और उसकी छाती पर दनादन कई गोलियां मार के मौके से फरार हो गए। कई घंटों बाद खबर मिली और पुलिस आई तो पता चला कि सब भाव ने किया है। पूरे मोहन गार्डन में डर फैल चुका था और सन्नाटा, मौत का सन्नाटा। अब भाव ने अगला शिकार बनाया अमन उर्फ जून को। राजौरी गार्डन में बर्गर किंग एक आम शाम लोग बैठकर बर्गर और बाकी चीज़ें खा रहे थे। अचानक से दरवाज़ा टूटा, हथियार बंद लोग अंदर घुसे और गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरा शहर गूंज उठा। भीड़ चीखते पुकारते इधर भाग रही थी, लेकिन इसी गोलीबारी में एक आदमी की जान चली गई। नाम था अमन जून। बाद में पता चला कि ये सब हिमांशु भाव के गैंग ने किया है। सोचिए ये कितना खूंखार क्रिमिनल है जो भीड़ को निशाना बचाने में नहीं बनता। इसके बाद भाव की नज़र तिलक नगर के कार शोरूम पर पड़ी। भाव के लोग शाम को कार शोरूम के बाहर पहुंच गए और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। बुलेट की बरसात में पूरी कार के शीशे टूट गए। यह हमला कोई आम झगड़े का नहीं जनता, ये वर्चस्व की लड़ाई थी। भाव गैंग की पावर का शो, क्योंकि इस कार ओनर ने भाव को प्रोटेक्शन मनी देने से मना कर दिया, इसलिए भाव ने उसके वहाँ पे गोली चलवा कर दहशत पैदा कर दी। ऐसे लगने लगा था दिल्ली में अब खौफ और क्राइम का दूसरा नाम भाव बन चुका है। ऐसे लग रहा था कि भाव किसी का डर नहीं, ना पुलिस का और ना कानून का। भाव अब एक ब्रांड बन चुका था। भाव के नाम से नकली लोग पोल करने लगे, विदेशों में बैठे बैठे वो सुपारी मांगने लगे। कोई 2 करोड़ रुपये मांगता तो कोई 50 लाख मांगता। भाव अब एक ब्रांड बन चुका था खौफ का, चाहे असली हो नकली, लोग उसके नाम से अब डरने लगे थे। भाव ने क्राइम को इतना ज़्यादा फैला दिया, लोग अब समझने लगे थे कि भाव से अब बच निकलना बहुत मुश्किल है, चाहे व्यापारी हो, चाहे नेता हो, चाहे पुलिस वाला हो।
कोई भी भाव को हाथ से नहीं बच पाया। पुलिस ने सोचा अब ये भाव हाथ से निकलता जा रहा है। अब भाऊ को लगने लगा था वो बहुत बड़ा नाम बन गया है, भाऊ अब ब्रांड बन चुका था, लेकिन भाऊ का भी बड़ी पहचान मिल नहीं पा गई थी। भाऊ ने सोच लिया था अब बड़ा गैंगस्टर बनना है तो बड़े आदमी को टारगेट करना होगा, इसलिए उसने रास्ता चुना एलविश यादव को टारगेट करने का। एलविश यादव तो बहुत बड़ी सेंसेशन बन चुका था और यूथ बड़े लेवल फॉलो करता था। भाऊ को मालूम था अगर इसके घर पे या एलविश पर अटैक करते हैं तो पूरी मीडिया उसे दिखाएगी, और यही उसे चाहिए था। 2024 की रात गुड़गांव की सड़कों पर अचानक गोलियां गूंज उठी। ये गोलियां एलविश यादव के घर पे चलाई गई थी। सुबह तक ये खबर हर चैनल पे फैल चुकी थी और सोशल मीडिया पर एक ही संदेश आया, ये काम भाऊ गैंग ने किया है। भाऊ ने दावा किया कि ये एलविश जुआ और इलीगल गेमिंग में पार्टिसिपेट करवाता है लोगों को और यूथ को ख़राब कर रहा है, इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। सबके मन में खौफ बैठ गया, आखिर अगला टारगेट कौन होगा। भाऊ शांत हो चुका था लेकिन रुका नहीं था। उसके बाद धमाका होता है। अगला टारगेट सौरभ जोशी। कुछ दिन बीत चुके थे लेकिन कुछ समय बाद दिल्ली से शिफ्ट हुआ भाऊ गैंग पहुंचा उत्तराखंड। सौरभ जोशी को रात को एक मेल आया, 5 करोड़ की रंगदारी दो। परिवार सहम उठा, फैंस डर गए। पुलिस आज भी जांच कर रही है क्या ये धमकी भाऊ ने भेजी थी या उसके किसी बहरूपिये ने, लेकिन डर का माहौल बन चुका है। दिल्ली एनसीआर का खौफ अब उत्तराखंड पहुंच चुका है। सौरभ जोशी जो बहुत बड़ा इंटरनेट सेंसेशन है, अब उसकी रातें डर के मारे निकल रही हैं। परिवार डर के साए में है, लेकिन भाऊ खुलेआम घूम रहा है। भाऊ यहाँ भी नहीं रुका। अब भाऊ ने ना सिर्फ पब्लिक को निशाना बनाया, उसने सोचा कि अब मैं पुलिस वालों को भी टारगेट करूँगा। भाऊ ने दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी को कॉल कर दिया। कहते हैं कि उसके एक गुर्गे, हिमांशु के गुर्गे साहिल ने पुलिस को कॉल किया और बोला कि अब बहुत हो गया, तूने जितना पैसा कमाया मुझे दे दे, 10 करोड़ दो वरना मारे जाओगे, तेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। कॉल करने वाला सामना था साहिल रितोली। उसने कहा मैं भाऊ गैंग का मेंबर हूँ। पुलिस वाले हैरान थे कि आखिर किस तरह से एक अपराधी की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो पुलिस वालों को अब चैलेंज कर रहा है। पीछा देख रही है भाई, तेरी मर्जी है, जो करेंगे हम कर लेंगे। अच्छा तो बालक बच्चा मार देगा तू? हमने देख रही है, बस हम तेरे बताना चाह रहे हैं, हमने हम नू नहीं फिर हम क्या करेंगे, किसके लिए करेंगे, हमने नू नहीं फिर हमने नू बता हाँ या ना। अरे क्या कहा तू बात किस करते समझा दी। लेकिन भाऊ पुलिस वालों की पहुंच से बाहर था क्योंकि उसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। इसके बाद भाऊ ने अनूप बाबा की भी मर्डर उससे दुश्मनी ले ली। अनूप बाबा जो अपने आप में बहुत बड़ा गैंगस्टर था, पहले भाऊ ने उसे दोस्ती बढ़ाई और बाद में यही दोस्ती मौत की जंग में बदल गई। 3 साल में 4 हत्याएं हो गई। राजेंद्र, हंसराज, रोहित, अनूप, उसका चाचा अनिल, सब के सब मारे गए। लाशें ही लाशें गिरी और नाम आया सिर्फ भाऊ का। इसे भाऊ ही करवा रहा था। अब पुलिस के रडार पर भाऊ आ चुका था। भाऊ के लिए बचने के रास्ते बहुत कम थे। भाऊ जबकि नौजवान था, 21 साल का भाऊ, जो कि हत्या, वसूली, धमकी, गैंगवार सब चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ था। दिल्ली पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख का इनाम रख दिया था। हरियाणा पुलिस ने 1.5 लाख का इनाम उस पर रख दिया था। रेड कॉर्डन और डिस्ट्रिक्ट, लेकिन भाऊ गायब हो चुका था। पुलिस भी हैरान थी, आखिर भाऊ गया तो गया कहाँ। पता चला भाऊ फर्जी पासपोर्ट बनवा के पुर्तगाल के रास्ते अमेरिका चला गया और वहीं से वो अपना गैंग ऑपरेट करता है। हज़ारों किलोमीटर दूर से बैठ के वो किसी की मौत, हत्या की प्लानिंग कर देता है और उसको एग्जीक्यूट करने वाले उसके गुर्गे आज भी दिल्ली एनसीआर में खुलेआम घूम रहे हैं। उसका नाम इतना डरावना हो चुका है कि नकली लोग भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई उसके नाम से 50 लाख की वसूली, कोई उसके नाम से 2 करोड़ की रंगदारी मांगता है। पुलिस ने गैंग के बहुत सारे मेंबर्स को पकड़ लिया
इसमें अभिषेक उर्फ चूरन, भूमित, मोहित, वशिष्ठ, सुमित और ना जाने कितने नाम थे, लेकिन भाऊ का नाम आज भी चल रहा है और उसका गैंग आज भी ऑपरेट कर रहा है। पुलिस के लिए सरदर्दी बनी हुई है। ना जाने कितने इसके मेंबर एनकाउंटर में मारे गए, लेकिन इसके हत्याएं और रंगदारी आज भी रुकने का नाम नहीं ले रही। भाऊ का नाम आज भी दिल्ली के अंधेरी गलियों में गूंजता है और डर का नाम बना हुआ है। भाऊ के नाम पे अलग अलग जेलों में हत्या, मर्डर, रंगदारी केस हैं। रोहतक, झज्जर, दिल्ली, एनसीआर, हर जगह भाऊ और उसके गिरोह पे केस दर्ज हैं। कुल मिलाकर इसके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं, लेकिन भाऊ को इसको फर्क नहीं पड़ता। भाऊ 21 साल का एक यंगस्टर जो अब बिश्नोई के रास्ते पे चल पड़ा है, उसने उससे भी बड़ा क्रिमिनल बनना है। तो दोस्तों, ये भाऊ आज भी एक डर का बड़ा नाम बना हुआ है, लेकिन याद रखना, जो भाऊ के जितने भी आज तक शिकार हुए हैं वो पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। बहुत सारे लोग उसके रिकॉर्ड से भी बाहर हैं, पुलिस के रिकॉर्ड से भी बाहर है। ये उस खौफ की गवाही है जो आम आदमी की उसकी नींद छीन लेता है। आज भी अगर कहीं गोली चलती है तो भाऊ का उसको नाम आता है कि सब भाऊ ने करवाया है। लेकिन याद रखना, जब भी कोई साम्राज्य बड़ा होता है और जब भी कोई गैंगस्टर बड़ा होता है, उसका बाप जरूर पैदा होता है। हर गैंगस्टर का ख़त्म करने वाला एक ही इंसान होता है, या तो वो गैंगस्टर के सामने वाला प्रतिद्वंदी, नहीं तो वो पुलिस की गोली से मारा जाता है। अब भाऊ को देखना हुआ कितने दिन तक वो फरार रहता है और पुलिस की नज़रों से गायब रहता है। तो दोस्तों, भाऊ की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि जो अपराध का रास्ता है वो थोड़े दिन के लिए होता है, उसके बाद खून और सिर्फ बर्बादी होती है। भाऊ ने न जाने कितने निर्दोष मारे हैं, कितने लोगों के परिवार उजाड़े हैं, और वो आज भी कानून से भागता फिर रहा है। उसके परिवार को आज भी शांति नहीं है। भले ही वो कितना बड़ा क्रिमिनल बन गया, लेकिन आज भी एक भगोड़ा है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, उजाला एक न एक दिन जरूर आता है। तो ये कहानी हमें आज क्या सिखाती है, हमें ज़रूर बताइए। भाऊ की ज़िंदगी के ऊपर मैंने स्टोरी बनाई थी, तो आपको कैसी लगी, तो आपकी हमें स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ ये बताइए कि हमें भाऊ की ज़िंदगी से क्या सबक मिलता है और इस तरह के गैंगस्टर का एंड कैसे होता है, हमें ये भी बताइए। और आपको अगर कोई और पर्सनैलिटी है जिसकी लाइफ में हम चाहते हैं कि हम इस पर वीडियो बनाएँ, तो हमें ज़रूर बताइए, हम उस पर अगली स्टोरी बनाने की कोशिश करेंगे। और आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिए। तो दोस्तों, ये आज थी भाऊ की कहानी, कैसे हिमांशु एक छोटे से परिवार में पैदा हुआ एक बड़ा गैंगस्टर बन गया और 21 साल की उम्र में एक डर का पर्याय बन गया। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जो मैं हर बार बताता हूँ, कि इन सब एपिसोड और स्टोरी को बनाने का मकसद कहीं भी यूथ को क्राइम की तरफ बढ़ावा देना नहीं है, ना ही कहीं इंस्टिगेशन करना है। इसका मकसद सिर्फ सोसाइटी में एक तरह से जागरूकता फैलाना है कि युवाओं को पता चल सके कि क्राइम कहाँ से जनरेट होता है और आखिर क्राइम का एंड क्या होता है, या तो जेल या पुलिस की गोली। तो यहीं इसी के साथ हमारा जो आज का क्राइम स्टोरी का एपिसोड ख़त्म होता है, और आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर से एक नई वीडियो में मिलेंगे दोबारा से, तब तक भारत गौरव बन रही है। धन्यवाद।